पानी धरती पर जीवन का सबसे मूल तत्व। लेकिन जब यही पानी असुरक्षित हो जाए, जब इसकी गुणवत्ता बदल जाए, जब जलवायु के बदलते स्वरूप के साथ इसकी स्थिरता भी डगमगाने लगे, तो सवाल सिर्फ संसाधन का नहीं रहता, सवाल जीवन का हो जाता है। शहरी बिहार तेजी से बदलते मौसम, बढ़ती आबादी और फैलते शहरों के बीच एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। कभी अनियमित वर्षा, कभी बाढ़, कभी सूखे की स्थिति और कभी अत्यधिक गर्मी। ये सिर्फ मौसम की खबरें नहीं हैं, ये संकेत हैं कि जलवायु परिवर्तन हमारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। और इसी संदर्भ में वॉश, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन अब एक विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है। जलवायु परिवर्तन का सबसे सीधा असर पानी पर पड़ता है। जब बारिश का पैटर्न बदलता है तो जलस्रोतों की संरचना भी बदलती है। कभी अत्यधिक वर्षा से पानी का स्रोत दूषित हो जाता है, तो कभी लंबे सूखे से जल स्तर नीचे चला जाता है। शहरी इलाकों में पाइप जल आपूर्ति प्रणाली इन बदलती परिस्थितियों से सीधे प्रभावित होती है। पुरानी पाइपलाइन, अनियमित दबाव और रखरखाव की चुनौतियां, ये सब मिलकर पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। और जब पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है, तो उसका सीधा असर पड़ता है जनस्वास्थ्य पर। वॉश सिर्फ 3 शब्दों का संक्षिप्त रूप नहीं है, ये एक समग्र दृष्टिकोण है। वाटर यानी सुरक्षित पेयजल, सैनिटेशन यानी स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय व्यवस्था, हाइजीन यानी स्वच्छता की आदतें। जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। यदि पानी सुरक्षित नहीं है तो डायरिया, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं। यदि स्वच्छता व्यवस्था मजबूत नहीं है, तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। और यदि स्वच्छता व्यवहार, जैसे हाथ धोना, पानी को सुरक्षित रखना, इनका पालन नहीं किया जाए, तो पूरा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए वॉश सिर्फ स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, यह सामाजिक सुरक्षा की आधारशिला है। इन्हीं चुनौतियों को समझने और समाधान खोजने के लिए राज्य स्तरीय एडवोकेसी वर्कशॉप का आयोजन किया गया। यहाँ नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ, शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और विकास क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने एक मंच साझा किया। चर्चा का केंद्र था शहरी पाइप जल आपूर्ति योजना में प्रभावी क्लोरिनेशन सुनिश्चित करना। पीने के पानी में जो इसमें बहुत तरह का प्रदूषण होता है। एक फिजिकल होता है, दूसरा केमिकल होता है और चौथा बायोलॉजिकल होता है। तीसरा बायोलॉजिकल होता है। पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा बायोलॉजिकल। तो फिजिकल तो आँख से दिख जाता है, छू के पता चलता है, नाक से स्मेल लेके पता करते हैं। केमिकल के लिए हमें टेस्ट करना होता है और इसी तरह बायोलॉजिकल के लिए भी टेस्ट करना होता है। लेकिन प्रभाव के अनुसार अगर देखें तो केमिकल प्रदूषण वाला जो पानी है उसके पीने से दूरगामी परिणाम होते हैं। मतलब 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 2 महीने में इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा। लेकिन बायोलॉजिकल कॉन्टामिनेटेड पानी पीने से, बायोलॉजिकली जो जीवाणु से जो दूषित पानी होता है उसे पीने से ये तुरंत 2 से 24 घंटे के अंदर में इसका प्रभाव आता है।
और इससे बचने के लिए हमें क्लोरिनेशन करने की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ एक वर्कशॉप हुआ था जिसमें हम लोग को बताया गया कैसे क्लोरिनेशन करके हम लोग वाटर प्योर कर सकते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से घरों तक पहुँचा सकते हैं। इसमें हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को प्लान किया जाए, और मान लीजिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं तो जो भी पहले जिस भी घर आ रहा है उसमें अगर हम लोग क्लोरिनेशन करते हैं तो उसमें हो सकता है कि ज़्यादा क्लोरिनेशन जाए, और जो भी लास्ट घर है वहाँ पे बहुत कम क्लोरिनेशन पहुँचे। तो उसको कैसे क्लोरिनेशन को वहाँ तक पहुँचाना है ये हम लोग ने सीखा, और कैसे भी वाटर को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे प्योर करते हैं, और कितना क्लोरिनेशन उसमें डालना चाहिए। जैसे कि लास्ट घर तक हम लोग को अप्रॉक्सीमेट 2 ppm क्लोरिनेशन चाहिए, तो उसको कैसे हम लोग इसमें यूज़ करें और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पानी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जनरली आता है तो लोग समझते हैं कि ये साफ़ ही पानी होगा, लेकिन वहाँ पे हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह जो होता है वो होते हैं उसमें, जो हमें पता नहीं चलता है। इसके लिए हमें हटाने के लिए क्लोरिनेशन की आवश्यकता होती है, जो कि सिंपलेस्ट मेथड है। इससे आसान मेथड वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए नहीं हो सकता है, और वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बताया गया कि इसको हम कैसे क्लोरिनेट कर सकते हैं। पानी को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी, जैसे आजकल हर घर नल का जल है तो उसमें जो टैंक से वाटर सप्लाई होता है तो उसमें हम कैसे पानी में हम लिक्विड क्लोरिनेशन करते हैं, और कितना हमें लास्ट घर तक, जैसे हम लोग पानी पहुंचाते हैं तो कोई घर शुरू में होगा, कोई घर लास्ट में होगा, तो वो हर घर तक, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हर घर तक कैसे पहुँचे। सेशन में हम लोगों ने बात की है उसमें मैक्सिमम हम लोगों की बात ये हुई कि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या है, हम कैसे इसको करेंगे, कैसे इसकी उपयोगिता बढ़ेगी, इन सब पे। अगर आप किसी भी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, और अगर हम आज की डेट में अपने हाथ में मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल के अवेयरनेस के बारे में अगर हो सकता है कि किसी ने कोई क्लास नहीं ली होगी। किसी ने क्लास ली है? मैक्सिमम आंसर होगा ना। यही चीज़ लगभग में सिस्टम में भी आती है। अगर सिस्टम में अगर आप बहुत ध्यान से देखें, किसी को भी बारे में उसको अवेयर करना चाहते हैं, तो हमारा एंड यूज़र कौन है? हमारा एंड यूज़र कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी के बीच में इस बात को अवेयर करना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जब पाइप वाटर सप्लाई स्कीम्स की तरफ जा रहे हैं तो उनकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। अच्छा, क्या है इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है जो है, तो क्लोरिनेशन बस बहुत आसान, लेकिन क्लोरिनेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो बिल्कुल साइंटिफिक है, और उसमें क्या है कि वो वीडियो कोर्स ऑफ टाइम में वो डिकम्पोज होता है। तो आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या हो रही है, जब हम लोग की पाइप वाटर सप्लाई स्कीम्स बन रही हैं, स्पेशली फॉर द बिहार कंसर्न, तो हमारी छोटी स्कीम्स हैं। तो छोटी स्कीम्स बनने में हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे उतने ज़्यादा पंप ऑपरेटर्स हैं। तो अगर ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करते हैं या सोडियम हाइपोक्लोराइड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसकी अपनी शेल्फ लाइफ है। अगर उसको खोला, उसको खोलने के बाद में अगर उन्होंने कुछ समय बाद में यूज़ नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इसमें जो एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है, जो हमारा डिपार्टमेंट कर सकता है, कि जब हम बैच परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग, मतलब उसको अगर ऑन टाइम पे रिकॉर्ड करें, उस पर नोट डाउन करें कि हाँ, ये जो बैच है अगर महीने भर के अंदर यूज़ हो जाएगा तो उसकी ये पोटेंशियल होगी, और जब वो ट्रीट करेगा तो उसमें ये चीज़ें 2 ppm का, जैसे सर ने बताया, डेविड सर ने, कि उसमें पंप डोजिंग होती है। तो पंप डोजिंग को अब जब देखेंगे तो उसमें 2, 4, 6 इस तरह करके होती है। लेकिन जब नया कंटेंट होगा तो हम उसके में ये मानेंगे कि अगर नया बैच है तो वो 2 ppm कर रहे हैं, लेकिन 15 दिन बाद या 20 दिन के बाद में वो डोजिंग 4 होगी। तो हमें कहीं ना कहीं एज ए डेवलपमेंट पार्टनर या इस तरह की चीज़ों, हमें कहीं ना कहीं कुछ SOPs ऐसे डेवलप करने चाहिए जो उनके रेडी रेकनर की तरह उनको यूज़ कर सकें। और इसमें जो दूसरा पार्ट जो मैं समझता हूँ वो कम्युनिटी अवेयरनेस का है। सवेरे संजय सर ने बड़ा अच्छा सा एग्जांपल दिया कि भाई कम्युनिटी को बड़ी जो पंप स्टेशन के पास में रहते हैं उनके पास में उनको स्मेल आता है, वो यूज़ नहीं करते, लेकिन दूर में जाके वो कम हो जाता है। तो रेजिडुअल क्लोरीन अगर लेटर एंड में तो 0.2 हमें चाहिए, लेकिन कम्युनिटी की उस लेवल की अवेयरनेस और इस पार्ट पे हमें कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना एक बड़ा पार्ट है। ये एक बड़ा पार्ट है जो इसको लेना चाहिए और इसको बारे में बताना भी चाहिए कम्युनिटी को, इसका बेनिफिट क्या है। क्योंकि अगर हम रूरल में देखें तो रूरल में भी हम लोगों ने तो काफ़ी किया, लेकिन अर्बन में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि इस तरह की अवेयरनेस लेवल हम लोगों के क्लोरिनेशन के बारे में बताया भी नहीं जाता और लोग यूज़ भी नहीं करते।
तीसरा जो पार्ट मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है वो ये है कि जब हम ग्राउंड वाटर के बारे में कर रहे हैं तो ग्राउंड वाटर में जो मैंने बोला कि बैच में ग्राउंड वाटर में कंटेमिनेशन के मतलब जो टर्बिडिटी रहती नहीं जिससे कि डोजिंग के ऊपर बहुत अंतर करे, तो हम एसओपी बना सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ा फैक्टर जो लगता है कि जब ग्राउंड वाटर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो कई बार उसमें सेडिमेंट आता है, तो अगर टैंक क्लीनिंग नहीं होगी तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपकी डोजिंग को भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग इसमें लेके आ सकते हैं। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो मॉनिटरिंग का है। और मॉनिटरिंग को भी क्या है कि हम इस बात के लिए कहते हैं कि हमें हर स्टेज पे छोटे छोटे एसओपीज़ बनाने होंगे जो हम रूरल सेक्टर में करें और उनको उपयोग में लाएं। और जैसे अर्बन में तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन रूरल में जो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जल चौपाल का जो कम्युनिटी इंटरेक्शन का है, तो अगर अर्बन में अगर हम उस तरह की कोई चीज़ इनिशिएट करें या छोटे आईसी के मटेरियल करें या हम लोग एक डिजिटल मैसेजिंग का सिस्टम है या यू रिपोर्ट्स हैं या इस तरह की बहुत से इंटरेक्शंस हैं जो कम्युनिटी के साथ में अगर हम करें तो हम इस चीज़ को कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं, कम्युनिटी के बीच में एक्सेप्टेंस को भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये पार्ट जो है कम्युनिटी के एक्सेप्टेंस का बड़ा वो है। क्योंकि अभी मैं जब गया था तो गया में मैं गया तो गया में वो क्लोरीन डोजिंग कर रहे थे, तो गांव के जो इनिशियल घर वाले थे जो संजय जी ने बताया, उन्होंने इस बात का विरोध किया बड़ी स्मेल आती है कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो बात है निकल के आती है कि हाँ भाई हमें उनको बताना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कम्युनिटी को सेंसिटाइज किए बिना नहीं एक्सेप्ट करा सकते कि हाँ ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरी अपनी थॉट है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को लेके अगर आगे बढ़ें। और डॉक्यूमेंटेशन का जो बड़ा पार्ट है, क्योंकि अगर आप किसी भी पार्ट को करेंगे और इस चीज़ को जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को इजी करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप कम्युनिटी के लोकल डायलेक्ट में चीज़ों को तैयार करें, उनको एक्सेप्टेंस कराएं, उनके बारे में लीफलेट पोस्टर और जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो करें। और मुझे लगता है कि ये जो सेशन में ये बड़ा पार्ट है कि जो हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए जितना एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल करने में इम्पैक्ट देता है। क्योंकि जैसे मैं अभी रूरल सेक्टर में बताता हूँ कि जैसे सर ने बताया कि बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं जहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं। काफ़ी जगह नहीं करते, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जब मैंने 2-3 देखा है। पूर्णिया में आयरन ट्रीटमेंट प्लांट को लेडी ऑपरेट करती है। तो जो आयरन का जो इनिशियल में आयरन कंटेंट मोर देन 3 ppm था, और जबकि बाहर जब आता है तो वो 0.3 ppm से बिल्कुल क्लियर वाटर निकल के आता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अगर आप नहीं इन्हेंस करेंगे तो यूजेस नहीं बढ़ेंगे। और इसका लेटर टर्म में अगर आप मान के चलिए कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी हैम्पर करती है, अगर कम्युनिटी यूज़ नहीं कर रही है तो ये लेटर टर्म में करती है। तो बेटरमेंट के लिए ये है कि आप कम्युनिटी को जितना सेंसिटाइज कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव तो शुरू में लगता है, लेकिन बाद में कम्युनिटी अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो आपका ऑपरेशन या मेंटेनेंस की कॉस्ट और ये सारी चीज़ें मीट की जा सकती है। ओके, थैंक यू। थैंक यू विवेक शरण, वाटर फॉर पीपल से। समुदाय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो जल चौपाल का मामला हो या पंप ऑपरेटर के कैपेसिटी बिल्डिंग का मामला हो। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो पानी पी रहा है, क्या कभी जब हम पानी पीते हैं, चाहे वो बिस्लेरी का बोतल हो, उस बोतल को देखते हैं कि उस लेबल में क्या लिखा है, या बिल्कुल अंधभक्त की तरह उस पानी को पी लेते हैं? तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि खुद कितना विजिलेंट होना चाहिए, उसको लेकर जो वाटर फॉर पीपल के अनुभव हैं उसको साझा करेंगे। विवेक। Thank you Sanjay ji, WaterAid and Moray sir and NIT। ये एक तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए जो काफ़ी बर्निंग इशू है, और बिहार से लेकर स्टेट पूरे कंट्री में ये चर्चा का विषय है अभी। क्योंकि अभी कल ही रिसेंटली SPM निवास ने भी इसी पर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था नेशनल लेवल पे, क्लोरिनेशन पे ही। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है फ़िलहाल। और वाटर फॉर पीपल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि वाटर फॉर पीपल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो 10 देशों में काम कर रही है अभी। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है, और इंडिया में हम लोग 7-8 स्टेट में काम करते हैं, और बिहार एक उसमें से एक स्टेट है।
और बिहार में हम लोग स्पेशली ये वाटर सैनिटेशन, हाइजीन और क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, जिसमें वाटर पे हम लोग काफ़ी क्लोजली पीएचडी के साथ मिलके, सैनिटेशन में एलएसबीए के साथ मिलके, और पीआरडी चूँकि पंचायती राज डिपार्टमेंट है, क्रॉस कटिंग बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली जो सारी चीज़ें करनी है, चाहे जल का मुद्दा हो या फिर स्वच्छता का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली पंचायत को ही करनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनके साथ हम काम कर रहे हैं। जैसा कि संजय जी ने बताया आपका कि खुद में कितना विजिलेंट होना चाहिए आदमी को, कि जो पानी उनको मिल रहा है वो कितना सही है, कितना पीने लायक है कि नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले तो एक बेसिक चीज़ है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उसके द्वारा हम पहले पानी को देख लेते हैं। सबसे पहले देख करके उसके बाद और नज़दीक लाते हैं, तो उसको सूंघ के, और जब पीते हैं तो जीभ से। तो ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम पानी को परख सकते हैं कि वो पानी पीने लायक है कि नहीं है। अदर देन केमिकल कंटामिनेशन, बाकी चीज़ें लगभग इससे मतलब कि पता चल जाती हैं कि हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, क्योंकि कॉलीफॉर्म बहुत ज़्यादा रहेगा तो उसमें ही महक आएगा या टेस्ट उसका कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो इन चीज़ों पर हम ध्यान, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना टेस्ट के नहीं हो सकता है, तो टेस्ट भी उसके लिए ज़रूरी है, जो लैब्स में या एफटीके के थ्रू होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी का अवेयर होना, कि जहाँ पे चूँकि आज के दौर में जो पाइप वाटर स्कीम है, जो घर घर तक पानी जा रहा है, उसमें सोर्स कहीं है और हमारे घर तक कहीं पहुँच रहा है, तो बीच में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो वो चीज़ जो हमारे तक पहुंच रही है वो सही है कि नहीं है, इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो यूएलबीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनको इसके लिए अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे कि अभी शुक्ला जी ने कहा कि अवेयरनेस सबसे पहले ज़रूरी है कि पानी में क्लोरिनेशन अगर करना है तो कैसे करना है, क्या होना चाहिए उसके लिए। ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ साथ जो कम्युनिटी है उनको भी पता होना चाहिए कि उसके लिए एक अवेयरनेस हम लोग फैला सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं उसके लिए। आजकल सबसे अच्छा सोशल मीडिया का माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग ये काम कर सकते हैं। उसके बाद ये भी ज़रूरी है कि सिर्फ वही नहीं हो, उसके अलावा बजट भी उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि यूएलबीज़ अगर एक कहीं सेंट्रल लेवल पे अगर परचेज़ हो रहा है क्लोरिनेशन के लिए, ब्लीचिंग पाउडर हो या दूसरे जो भी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में भी चर्चा हुई, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, तो वो कहीं परचेज़ हो रहा है तो उसके साथ साथ जो लोकल लेवल पे है, चूँकि वो आदमी एक लोकल एरिया में जो 100 हाउस होल्ड को डील कर रहा है, वहाँ जो पंप ऑपरेटर है उसके पास या उस एरिया में पंप ऑपरेटर हो या ग्राम पंचायत हो, उसके पास एटलीस्ट फंड होना चाहिए उसका, कि जब उसको ज़रूरत हो तो ब्लीचिंग पाउडर ख़रीद सके। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इशू होता है कि ज़रूरत होने पर भी बहुत बार पता चलता है कि हमें ज़रूरत है, ये करना है, लेकिन वो पेपर वर्क में होते होते चीज़ें निकल जाती हैं और फिर हम गंदा पानी पी लेते हैं और बहुत से बीमारियाँ उससे हमको होती हैं। तो वहाँ पे भी एक बजट वाला ये प्रोविज़न बहुत ज़रूरी है उसके लिए हमको, कि रेगुलरली बजट वहाँ पर हो, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का बजट, ये बहुत ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं, क्योंकि जब चीज़ें बनती हैं तो उसमें हम लोग कैपेक्स की बात बहुत करते हैं, अधिकतर कैपेक्स की बात होती है कितना पैसा लगेगा, लेकिन ओपेक्स की बात हम कहीं कहीं भूल जाते हैं। कई बार वो थियोरेटिकल लेवल पे होता भी है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे फिर वो उसमें नहीं जा पाते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बजट की अवेलेबिलिटी उसमें हो। उसके साथ ये है कि अगर महिलाओं को, चूँकि पानी बहुत ज़्यादा महिलाओं का विषय है, तो अगर महिलाओं को इससे जोड़ा जाए उसके क्वालिटी टेस्ट के लिए, जो कि एफटीके अभी अवेलेबल है हमारे यहाँ, लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैब में फिर कन्फर्मेटरी के जाना पड़ता है, लेकिन एक लोकल लेवल पे आप एफटीके के थ्रू, और एफटीके में स्पेशली अगर विमेन को हम लोग ट्रेन कर दें तो वो शायद ज़्यादा कंसर्न रहेंगी और उसका रिपोर्ट उनको उसी समय मिल जाएगा, यस और नो में वो मिल जाता है कि यस और नो उसमें वो पीने लायक है कि नहीं है। और वो रिपोर्ट अगर हम लोग सार्वजनिक कर दें, दैट मीन्स कि वो जो रिपोर्ट आ रहा है उसको किसी सार्वजनिक स्थल पर, जो यूएलबीज़ हैं वहाँ, या उनका ऑफिस हो या फिर किसी ऐसे प्लेस पे जहाँ लोग आते जाते हों, वहाँ पे अगर उसको पेस्ट हम कर दें
तो लोगों को पता चलेगा कि जो हम पानी पी रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, वो उसमें कोई डिजीज़ है कि नहीं है। तो इनसे एक अवेयरनेस उसके थ्रू भी फैलता है कि आप कितने अवेयर कर पा रहे हैं और कैसे हो पा रहा है वो चीज़। उसके अलावा हम लोग स्कूल्स को भी टैग कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मैसेजिंग सबसे अच्छा उनके थ्रू होता है। अगर स्कूल में ही हम उनको बताएं, इस थ्रू स्कूल अगर उनको क्वालिटी वाटर क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, जो दो उनको हम केमिस्ट नहीं बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं, बट हमारी ये कोशिश होगी कि एटलीस्ट उनको सामान्य जानकारी इसकी रहे, एक जनरल नॉलेज कॉमन सेंस में होना चाहिए कि अच्छा पानी क्या है, उसमें अगर डिजीज़ है तो किस तरह से हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। कि EFT के बहुत आसान तरीका है जो बच्चे भी जिससे टेस्ट कर सकते हैं, अगर उनको ट्रेन कर दिया जाए स्कूल्स में, तो खास करके जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो आसानी से इसको कर सकते हैं। तो उनके थ्रू भी हम उस लेवल पे जहाँ पे वो पानी पी रहा है, वो सामने कंसर्न्ड है, तो वो ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस समझेगा और चीज़ों को वो आगे लेकर के आएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमको। और साथ ही साथ मॉनिटरिंग तो एक ऑफिशियल मेथड है जो मॉनिटरिंग का वो होता ही होता है। दूसरा मॉनिटरिंग का ये मेथड हो सकता है, जैसा अभी DP सिंह साहब ने भी बता रहे थे, कि हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कि उस लोकेलिटी में जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ कितने आ रहे हैं। अगर उनका डेटा लेके हम एनालाइज करें, ULB अगर वो एनालाइज कर पाए तो शायद ये पता कर पाएगी कि वाटर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, केमिकल कंटेमिनेशन से हो रहा है या बायोजेनिक कंटेमिनेशन से हो रहा है। तो उस पर फिर हम लोग आगे काम कर सकते हैं कि उसके लिए क्या रेमेडियल मेजर्स हो सकते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से लोकल लेवल पे, कि हम लोग उस पर काम करें। उसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग है जो होना चाहिए, हर ULBs में रिकॉर्ड कीप रखें अपने साथ। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी लेवल पे बात की जा सकती है, जो अपने लेवल पे बात की जा सकती है, उसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने को और लोगों को इंश्योर कर सकते हैं क्वालिटी वाटर वो ले। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल अंतिम सत्र में अगर सुनने वालों में से लोग अगर कुछ बोलना चाहें तो अब ओपन है, कोई सवाल, कोई बात कहनी हो। मैं अपनी बात कह दूं, मुझे हम लोगों ने वाटर रेट ने खासकर 2 नगर निकाय हैं भागलपुर ज़िला के, सुल्तानगंज नगर परिषद और अकबर नगर नगर पंचायत। ये दोनों नगर निकाय पटना नगर निगम से कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। सुल्तानगंज के बारे में अगर बिहार में है तो आपको मालूम होगा कि साल के 3 महीने लगभग 20 लाख लोगों को होस्ट करता है फॉर कांवर यात्रा। श्रावण के महीने में लोग आते हैं, वहाँ से गंगा जल लेकर देवघर जाते हैं। तो उतने लोगों को पेयजल और स्वच्छता ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति को हर दिन चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब कांवर यात्रा कर रहे हैं तो हमको पानी की ज़रूरत नहीं होगी, हमें शौचालय की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो उस नगर निकाय को ज़रूरत पड़ती है और उसी के पड़ोस में बिल्कुल विदिन 3-4 किलोमीटर की दूरी पे दूसरा नगर पंचायत है अकबर नगर। वो भी उस चुनौती का सामना करना पड़ता है, उसको हमेशा तैयार रहना पड़ता है फॉर दिस एस्पेक्ट। उसके बाद वहाँ हर साल बाढ़ आती है। आपको मालूम है गंगा नदी, वहाँ गंगा नदी 3 धाराओं से 3 कोनों से उनको घेरती है और हर साल बाढ़ आती है। और उसके बाद इस बाढ़ को सोने पे सुहागा रेलवे लाइन और हाईवे बनाता है। पूरा जो नगर निकाय है वो रेलवे लाइन और हाईवे के किनारे बसा हुआ है और उसकी चुनौती ये है कि बाढ़ का पानी एक बार जो घुस जाता है वहीं पे जमा रहता है और 3 महीने तक उनकी वो स्थिति रहती है। तो बतौर इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने के नाते आप समझ सकते हैं कि वहाँ की चुनौती क्या होती होगी। वहाँ का समुदाय किस ट्रॉमा में अपने ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर और ड्रिंकिंग वाटर के साथ अपने आप को जोड़ता होगा।
तो हम लोग वहाँ के यूएलबी के साथ जो अर्बन लोकल बॉडी है उनके साथ काम कर रहे हैं और एक सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। ग्रे वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वहीं के एक पार्षद कहते हैं कि सर वेनिस शहर कैसे रहता होगा, वो तो पानी में ही है। हम लोग तो पानी में 3 महीने डूबते हैं, वो तो पानी में ही है, वो कैसे रहता होगा। आप हमारी चिंता कर रहे हैं, ज़रा उनका बताइए ना कि वो कैसे रहते हैं। तो बतौर इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपके लिए भी एक टास्क है कि एक ऐसा शहर जो 3 महीने पानी में डूबता है, जिसके पास ना उतने पैसे हैं, वेनिस के पास पैसा है, टूरिस्ट का एक बड़ा मार्केट है टूरिज़्म का, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, टैक्स लगाती है उनकी यूएलबी, उनको पावर मिला हुआ है। ये ऐसे यूएलबी हैं कि इनको 15 फिनांस कमीशन का एक ट्रांच मिलता है, उसका भूल जाते हैं लोग, देते ही नहीं है, ना स्टेट फिनांस कमीशन का पैसा मिलता है। तो ऐसे यूएलबीज हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके जो मेंबर चुनकर आते हैं उनको उतना ज्ञान नहीं है कि कैसे हम अपने कामों को कर सकें। और पूरे नगर निगम को चलाने के लिए एक जूनियर इंजीनियर होता है, सिर्फ एक सिटी मैनेजर होता है और एक बड़ा बाबू होते हैं, बस डैट इट्स, इतनी ही उनकी एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे हम लोग जो काम करना चाहते हैं इस फील्ड में, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए है कि ये जो छोटे शहर हैं वो कैसे स्वच्छ पानी की आपूर्ति करें, चूँकि वहाँ के रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि हमको BIS 10,500 के हिसाब से पानी मिले। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, वहाँ पे ग्रे वाटर मैनेजमेंट, फीकल स्लज शौचालय आपको मालूम है हमारे यहाँ कैसे बनते हैं। 1 गड्ढे का शौचालय बन जाता है, 2 गड्ढे का शौचालय बनता है, या शौचालय बनाकर नाली से उसको जोड़ दिया, जो ड्रेनेज सिस्टम उससे जोड़ दिया, वैसे शौचालय बने हुए हैं। और हर साल बाढ़ आ रही है, तो उन चुनौतियों को कैसे सामना करना पड़े, कैसे उनको निकालें। एज वाटर एड हम आपको बता सकते हैं कि आप PHD के वाटर सप्लाई स्कीम को चलिए देखिए, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पास के सिमरी में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, बिदुपुर में आप जाकर देखें, गंगा के पानी को लेकर और 60,000 घरों को एक साथ सप्लाई कर रहे हैं। राजगीर में मुतनाज़े में बाढ़ के समय गंगा का पानी टैप किया जाता है और जमा कर लिया जाता है, और राजगीर, नवादा, गया, बोध गया को पानी दिया जा रहा है। तो बिहार में ये सारे काम भी हो रहे हैं, लेकिन छोटे शहरों की बात हम लोग ज़्यादा करें, जिनके पास कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना बुद्धि है, ना आदमी है, उन शहरों की बात करें और आप लोग अपने असाइनमेंट में लें, जोड़ें और उनकी बात करें। फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज़। थैंक यू संजय जी। कब प्रोग्राम शुरू हुआ और हम अब कंक्लूडिंग रिमार्क तक भी पहुंच गए, और इस वक्त भी हमारा हॉल भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम बहुत सफल रहा। एक तो बात यह है, और जो भी रुके हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य टाइम दिए। इस एक दिन के वर्कशॉप में हम लोगों ने बहुत लोगों को सुना, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुना, जिसमें ये बात निकल के आई कि हमारे यहाँ वाटर बॉर्न डिजीज़ आज भी एक प्रॉब्लम है, जो कि हम लोग किताब में पढ़ते थे कि 80% बीमारियाँ इसी की वाटर बॉर्न डिजीज़ है। वह कहीं ना कहीं हम लोग NIT के वातावरण में खो गए थे और दुनिया हरा हरा दिख रहा था, जो पता चला कि नहीं, अभी भी दुनिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है और ज़रूरत है इस पे काम करने का। टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और ये भी खुल के आई कि टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, कैसे इम्प्लीमेंट हो, उसको कैसे मेंटेन किया जाए। ये इसके अलावा कि हमारे यहाँ बहुत तरह के प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स हैं। जब हम NIT पटना ज्वाइन किए उसके 2-3 साल बाद ही हमें बिहार का पहला पाइप वाटर सप्लाई, मल्टी विलेज पाइप वाटर सप्लाई को फॉर्मुलेट करने से लेके
जब इम्प्लीमेंट हो गया उसके इवोल्यूशन तक में हम विभिन्न स्टेज पे रहे। वो था मौजमपुर वाला जो सिन्हा, हम वहाँ गए भी, शायद IVRCL ने बनाया था ना। हाँ, शुरुआत वही किया, नहीं मेंटेनेंस में भी वही था क्या? नहीं, एवियन है सर। एवियन था, लेकिन इंजीनियर वही था, रेड्डी और कुछ। तो बड़ा अच्छा लगा जब मैं उस प्लांट को के विजिट में और गांव में जब गया, तो लोगों ने बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया कि इस प्लांट के बनने से हम लोगों को बीमारी होने का रेट कम हो गया है। हम लोग शुरू के सेशन में हमारे पास UDSD के थे निखिल जी, उसके बाद रामचंद्र पांडे जी थे PhD के, और फिर इसके बुडको के थे रामाशंकर जी। सब लोगों ने बहुत अच्छे से इसके बारे में अपने विचार रखे। सरकारी होने के बाद भी कुछ ना कुछ तो क्रिटिसाइज़ कर ही गए कि जहाँ कमी है, और ये बहुत अच्छी बात है। जब तक हम कमी नहीं ढूंढेंगे सॉल्यूशन नहीं आएगा। उसके बाद दूसरे सेशन में हमारे पास DP सिंह जी थे, हमारे घोष साहब थे, और रविचंद्रन जी थे। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि क्लोरिनेशन प्रोसेस क्या होता है, उस प्रोसेस के दरमियान प्रॉब्लम क्या क्या हैं, और इसका सॉल्यूशन भी क्या है, जो रविचंद्रन जी ने बताया। उसके बाद हमारे डेविड साहब थे, बहुत सारे लोग आए इसमें। सब लोगों का विचार बहुत अच्छा रहा, अच्छे से लोगों ने इसमें बात करी, और प्रोफेसर होते हुए भी हमें लगा कि नहीं अभी फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, फिर से काम करने की ज़रूरत है। मैं वही बोलने जा रहा था कि मैं भी बिल्कुल अगले पास का जो विश्वविद्यालय कॉलेज है, मैं उसका स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब मैं अपने आप को कोसता था कि इंटर में घुसा, उससे हमारे जब मैं पढ़ता था उसमें इंटर कॉलेज में होता था, स्कूल में नहीं होता था। तो इंटर में घुसा और PG करने के बाद ही वहाँ से निकला, उसके रसायन विभाग से। तो मतलब ऐसे कई अवसर मिले थे पीछे की पंक्ति में बैठने के, लेकिन काफ़ी इनरिचिंग अनुभव रहे हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका, कि आपने बिल्कुल पेशेंसली हमें सुना और एक भी सवाल नहीं किया। तो इसके लिए, क्योंकि सवाल करने चाहिए। आपके ज़िंदा रहने की सबसे बड़ी पहचान वही है कि आपके अंदर अगर कुछ भी है उसको रोकिए नहीं, निकालिए, तभी आप युवा हैं। तो अगली बार जब मिलेंगे तो आपके पास एक सवालों की सूची होगी, लिस्ट होगा, और बहुत सारे सवाल होंगे जो आपको करना है। बतौर वाटर एड हम एक पार्टनरशिप की तरफ मूव कर रहे हैं NIT पटना के साथ, जहाँ पे आप जैसे विद्यार्थियों के साथ पेयजल के क्षेत्र में, वेस्ट वाटर के क्षेत्र में, और हाइजीन प्रैक्टिसेज को लेकर कैसे हम लोग जॉइंटली काम कर सकते हैं, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं समुदाय के साथ कनेक्ट करवाने में, उनकी चुनौतियों से दो चार होने में हम लोग साथ काम करेंगे आने वाले दिनों में। और जब आप पास आउट होकर निकलेंगे, कैसे आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेवा कर सकते हैं, इसके लेकर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये कमिटमेंट के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की सुनीता कुमारी जी का, कि आपके सहयोग के बिना ये पूरा आयोजन संभव नहीं था। आप पीछे से खड़ी रहीं हमारे पूरे आयोजन में, आपने सहयोग किया। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। PK जैन सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो निदेशक हैं। आपकी वजह से ये कैंपस हमें उपलब्ध हुआ और इतना लाइव इंटरेक्शन हो पाया। ये कार्यक्रम हम लोग किसी होटल में भी कर सकते थे, और वहाँ पर ये फील जो युवा होने की जो फीलिंग है और अपने कैंपस को याद करने की फीलिंग है, शायद वो उससे वंचित रह जाते। और सबसे महत्वपूर्ण मौर्य सर का, कि सर अगर आप सोए भी हैं, सर आपको बिल्कुल जगा देंगे। प्राध्यापक को ऐसा ही होना चाहिए कि गुरु गोविंद काके मतलब सामने खड़े हैं और किसके पाँव लगें
तो गुरु हैं, आप ही ने बताया कि गोविंद कौन है। तो सर थैंक यू, तहे दिल से आपका आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ नगर विकास एवं आवास विभाग के मुख्य अभियंता महोदय का, CGM बुडको सर का, PhD से आए चीफ इंजीनियर अनुश्रवण सर का, IIT गुवाहाटी से आए अरविंद सर का, सत्यजीत थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस, रविचंद्रन सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जुड़े हमसे और काफ़ी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी बताई। सर हम आपसे संपर्क करेंगे, हम लोग कुछ पायलट ज़रूर करना चाहेंगे बिहार में इस आपकी टेक्नोलॉजी का, ताकि यहाँ पे सरकार को, प्रशासन को एक कॉन्फिडेंस आए कि यस ये टेक्नोलॉजी भी बिहार में अच्छा काम कर सकती है। अभी तक लिक्विड को लेकर और सॉलिड क्लोरीनेशन का सिस्टम है बिहार में, लेकिन सर वाले सिस्टम को लेकर हम लोग काम करना चाहेंगे। DP सिंह सर का, उनके साथ काम करने का मुझे व्यक्तिगत मौका मिला था और काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर उनके साथ कनेक्ट हुए, धन्यवाद। तकनीकी कारणों की वजह से आदित्य जुड़ नहीं पाए थे, थैंक यू। डेविड सर बहुत बहुत धन्यवाद, छुट्टी के दिन भी अपने परिवार का समय इनका हम लोगों ने ले लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीश शर्मा जी टाटा ट्रस्ट से थैंक यू। वाटसन से भी जुड़े थे चंद्र शंकर, बोल नहीं पाए। अमृत PMU के टीम लीडर आए थे, कुमार राजन, यूनिसेफ से अटल जी का, विवेक शरण जी का धन्यवाद, हमारी वाटर की टीम। और इस पूरे आयोजन में को सफल बनाने में दो जो महत्वपूर्ण एंकर थे जो टीम लीडर के रूप में काम कर रहे थे, उनका धन्यवाद। प्लीज़ आप जय प्रशांत, आप खड़े हो जाइए भाई, आपके लिए तो ताली बनती है। सुबह आई थिंक 8 बजे से ही लगातार लगे रहे, मेहनत से बिल्कुल जो जोश दिख रहा था रहे। पीछे भी हैं, आपका नाम मैं भूल गया, यश, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। थैंक यू प्रियांक। कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हर घर तक पहुंचने वाला पानी सिर्फ साफ दिखे नहीं, बल्कि वास्तव में सुरक्षित भी हो? कैसे नियमित मॉनिटरिंग हो? कैसे तकनीकी क्षमता को मजबूत किया जाए? कैसे जवाबदेही तय की जाए? इन सवालों पर गंभीर विमर्श हुआ और यही संवाद बदलाव की दिशा तय करता है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है, लेकिन उसका समाधान स्थानीय स्तर से शुरू होता है। जब शहर अपनी जल आपूर्ति प्रणाली को मजबूत करते हैं, जब समुदाय जागरूक होता है, जब नीति और व्यवहार साथ चलते हैं, तभी बदलाव संभव होता है। सुरक्षित पानी सिर्फ सुविधा नहीं, यह अधिकार है, और जब यह अधिकार हर नागरिक तक पहुंचता है, तभी एक स्वस्थ, सशक्त और टिकाऊ बिहार का निर्माण होता है। यह संवाद एक शुरुआत है, एक प्रतिबद्धता है और एक दिशा है भविष्य की ओर। पानी साफ हो, जीवन साफ हो, नल का जल पियो रे भाई, बीमारी भागे खुशहाली आए, सेहत संग मुस्कान भी लाई। साफ जल है सबसे न्यारा, बीमारी से रखे हमारा सहारा। हर घर नल से आए पानी, यही है सेहत की सच्ची निशानी।